आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं क्योंकि कल 9 मई के दिन नालंदा की महान जनता का अपार समर्थन, स्नेह और सहयोग से हम लोग अपना नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन श्रम कल्याण मैदान में कल होगा, जिस नामांकन सभा में महागठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसमें मौजूद रहेंगे। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी रहेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य समेत इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों के प्रमुख नेतागण उसमें शामिल रहेंगे। तो एक तो सभी मीडिया के साथियों को, भाई बंधुओं को हम चाहते हैं कि आप लोग भी कल के नामांकन सभा वाले कार्यक्रम में शामिल हों। ससम्मान आप लोग को वहाँ आमंत्रण हम लोग कर दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, 24 का चुनाव देश के अंदर महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हो रहा है। एक तो हमें लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश को चलाया, निश्चित तौर से देश का संविधान, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके ऊपर एक तरह का संकट दिख रहा है हमें। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हुआ, संसद के अंदर विपक्ष के तमाम सांसदों को बर्खास्त करके जो एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है और गैर जन विरोधी कानून जिस तरीके से पास हुए हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं रहा है। तो एक तो हम लोग लोकतंत्र और संविधान के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और दूसरा जो नया मामला हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति के भीतर से जनता के सवालों को गायब कर देना, या कहिए कि चुनाव के समय जब कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में थी वो कोई अपना एजेंडा जब जारी कर रहा है तो जनता के सवालों को उसमें दरकिनार कर दिया जा रहा है। 2 अहम जनता के सवाल, बल्कि 3 सवाल हम यहाँ रखना चाहते हैं। पहला सवाल है महंगाई, जिसने भारत की जनता की कमर तोड़ दी है। उस पर सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, और न ही अपने चुनाव के घोषणा पत्र में उस पर कुछ शब्द कहा है। दूसरा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी देश के अंदर कैसे आया, क्यों आया, ये आप सब लोग जानते हैं। बड़े पैमाने पर निजीकरण, जो सार्वजनिक संस्थान थे उसको प्राइवेट संस्थानों को बेच देना, और एक बड़ा सेक्टर जो जहां पे हमारे देश के नौजवान, किसान, मजदूर के बाल बच्चे, युवा जो जाते थे, वो है सेना की बहाली, जहां पे अग्निवीर योजना ला दी गई। तो ऐसे करके युवाओं के सामने बेरोजगारी का एक बड़ा अंधेरा युग मोदी सरकार ने रखा है, और उसके ऊपर भी सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा जो अहम सवाल है वो है देश के भीतर महिलाओं का मान सम्मान और बराबरी का हक अधिकार। आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में, अभी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, कर्नाटक में एनडीए की तरफ से एक प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना को भाजपा के कर्नाटक के लोगों के द्वारा मना करने के बावजूद टिकट दिया गया। और न केवल टिकट दिया गया, बल्कि ऐसे आदमी को जिसके पास 3000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए वीडियो जिसने खुद बना करके रखा हुआ है, वैसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी मंच पर चढ़ करके उनका समर्थन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रज्वल रेवन्ना का एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई। अगले दिन जब पुलिस एफआईआर का तलाश करने उनके घर पे छापा मारने गई, तो इस तरह के वीडियो सामने आए, जिसकी सूचना पहले से भाजपा के लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री को और बीजेपी के सेंट्रल कमेटी को दे दिया था। उसके अलावा आपने देखा कि महिला पहलवानों के साथ जिस भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लंबे समय तक यौन उत्पीड़न किया, उसके बेटे को दोबारा से भाजपा ने टिकट दिया। तो ये 3 अहम सवाल इस देश के सामने चुनौती बनकर के है, और हम लोग चाहते हैं कि इन सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। महागठबंधन ने इस बार चुनाव में ठोस तरीके से अपना एजेंडा तैयार किया है। हमने तैयार किया है कि महंगाई कम करने के लिए गैस सिलेंडर का जो दाम है उसको तत्काल हम लोग 500 रुपए पर ले आएंगे। डीजल और पेट्रोल के दाम में 20-20 रुपए की तत्काल कमी की जाएगी। और जो बेरोजगारी का दौर देश के अंदर चल रहा है, सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनती है तो हम लोगों ने ये अनाउंस कर दिया है कि सरकार बनते ही अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, और पहले की तरह सेना में नियमित बहाली हम लोग चालू करेंगे। इसके अलावा जो 30 लाख सरकारी नौकरी के पद देश के अंदर खाली हैं, उस पर 6 महीने के अंदर भर्ती की जाएगी, और 70 लाख नए पद सृजित करके कुल 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। ये इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है।
देश के अंदर एक और आंकड़ा सामने आया है, बहुत चौंकाने वाला है, कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश के अंदर आर्थिक असमानता इतनी बड़ी कर दी है कि 22 अमीर लोगों के पास इतनी संपत्ति हो गई है जितना देश के 70 करोड़ जनता के पास है। तो इसको, ये जो आर्थिक असमानता है, अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, इसको पाटने के लिए इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि हम गरीब परिवारों को चिन्हित करके हर परिवार से एक एक महिलाओं को प्रत्येक वर्ष साल में एक बार रक्षाबंधन के दिन 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो हम जनता के एजेंडे पर बात कर रहे हैं, हम देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता के एजेंडे को गायब करके लगातार सांप्रदायिक और उन्मादी माहौल बना करके, झूठ बोल करके और संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की जो साजिश चल रही है, इस बार नालंदा की जनता इसकी जवाब देगी। नालंदा की जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ पे बदलाव करेंगे, और ये जो अभी बदलाव चल रहा है, बदलाव की जो बयार चल रही है, नामांकन होने के बाद ये जो बदलाव का बयार है ये आंधी में तब्दील हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। बिहार विधानसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था, आप लोगों ने शायद सुना होगा। मैंने विधानसभा के अंदर ये उदाहरण दिया कि जब बिहार सरकार के आर्थिक सामाजिक गणना के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 से कम है, तो वैसे परिवारों के लिए सरकार के पास क्या आइडिया है, क्या सरकार के पास विजन है। हमने मांग की कि जिस तरीके से पंजाब में और दिल्ली में वहां की सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त गरीबों को देती है, बिहार सरकार भी इसको लागू करे। वहां पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जो बातें कही गई वो चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार में हम बहुत सस्ता बिजली दे रहे हैं, जबकि हकीकत है कि बिहार में बिजली का जो दर है, देश के किसी भी राज्य से बिहार का बिजली का दर ज्यादा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम गरीबों को मुफ्त बिजली इसलिए नहीं देते हैं ताकि गरीब सुरक्षित रहे। जैसे गरीबों को अगर मुफ्त बिजली दे देंगे तो करंट छूने पर लाइन नहीं मारेगा, ये उनका कहना है। ऐसे लाइन मार देगा, मुफ्त मिल जाएगा तो, और अगर मुफ्त नहीं देंगे, पैसा से देंगे, महंगा देंगे, तो गरीबों को करंट नहीं लगेगी। ये कोई तर्क नहीं है। इसलिए महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी ऐलान किया है। लालू जी ने कल बोला था कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन शाम तक वो पलट गए, क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, आप लोगों ने अगर सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देखा होगा तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो दशा है वो दलितों के समान है, या दलितों से भी खराब स्थिति उनकी है हर मामले में। और जब हम ये कह रहे हैं कि देश के भीतर जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अगर ये हम कह रहे हैं और इससे हम सहमत हैं, तो अगर देश के अंदर मुसलमानों की आबादी 17% है तो कायदे से उनको अधिकार मिलना चाहिए। अब इसका क्या प्रावधान होगा? आप 25 बार संविधान के अंदर संशोधन करके चीजों को कर सकते हैं। आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर सकते हैं, जो कि संविधान सम्मत नहीं था। तो इस दिशा में सरकार अगर सोच रही है, अगर कोई इंडिया अलायंस की कोई पार्टी सोच रही है, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग इसके पक्ष में रहेंगे। धर्म के नाम पर आरक्षण कितना सही? धर्म के नाम पर नहीं होगा, धर्म के नाम पर नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ा तबका है, मुसलमानों के अंदर जो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ लोग है, उसको किस तरीके से शामिल किया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, ये अगर चिंता है तो यही तो देश का लोकतंत्र और देश का संविधान यही तो कहता है। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। आपकी विपक्ष पार्टी आवाज उठा रही है कि माले पार्टी हथियारों की पार्टी है। माले गरीबों की पार्टी है, माले संघर्षों की पार्टी है। बिहार में लाखों की संख्या में जो भूमिहीन लोग हैं, उनके हक अधिकार कैसे सुरक्षित रह रहे हैं? उनको 5 डिसमिल जमीन मिले, ये बात कौन कह रहा है? अगर माले को कोई गरीबों के संघर्ष को कोई इस तरह से बदनाम करेगा, उसको हत्यारा कहेगा, तो सीधे सीधे दिखाता है कि गरीबों से उनका नफरत है। ये सोच वर्गीय सोच है। आप गरीबों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि भाकपा माले ने पिछले दिनों में विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर सड़क पर उतर करके जिस तरीके से समाज के हर तबके के संघर्ष को, मुद्दों को उठाया, रोजगार का सवाल हो, स्कीम वर्कर्स का सवाल हो, देश के अंदर डेमोक्रेसी का सवाल हो, हम लोगों ने संघर्ष किया। और किसी को आपत्ति है तो उनको आपत्ति होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उनको। सर, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने अब अडानी अंबानी पर बोलना बंद कर दिया, क्या टेम्पो भर माल पहुंचाया गया आप लोगों के पास? हम लोग अडानी अंबानी पे बोलना बंद नहीं किए। अडानी और अंबानी पे अब जनता खुद बोलना शुरू कर चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ, आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से देश की संपत्ति को औने पौने दाम में अडानी अंबानी को दे करके इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा ने चंदा लिया। न केवल अडानी अंबानियों से,
बल्कि बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो गलत कंपनी को देकर के, गलत व्यक्ति को देकर के चंदा लिया गया। यहां तक कि भाजपा जिस तरीके से गाय के नाम पर माहौल बनाती है, ये भी सामने दिखा कि बीफ कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट करती है बाहर के देशों में, उनसे भी भाजपा ने चंदा लिया। और तो और कोविशील्ड जिस कंपनी ने बनाया और जिसने अभी स्वीकार कर लिया देश के अंदर कि हमारा कोविशील्ड से साइड इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उस कोविशील्ड से भी भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 52 करोड़ रुपए चंदा लिए। और उस समय जब हम लोग कह रहे थे कि इस कोविशील्ड की जांच हो जानी चाहिए, लैब में एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए, तब भाजपा के लोग बहुत हाय तौबा कर रहे थे। आज देश की जनता के साथ, उनके जान प्राण के साथ ये लोग खिलवाड़ किए हैं। ये सब कुछ देश की जनता देख रही है। कल विजय सिन्हा आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। देखिए, इस देश के अंदर सबसे बड़े अपराधी जो हैं, सबसे बड़े आतंकी जो हैं, वो वही लोग हैं जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं। और आप चाह रहे हैं, भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहें, देश के अंदर महंगाई बढ़ती रहे, बेरोजगारी बढ़ती रही, जनता के मुद्दे गायब होते रहें। तो उनको ये लग सकता है कि कौन से लोग आतंक में शामिल हुए हैं, ये किसको नहीं पता है। प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के तमाम नामों का लिस्ट आपको मिल जाएगा। हेमंत करकरे की हत्या कहां, कब हुई, कैसे हुई, किस कारण से हुई, महाराष्ट्र के अंदर आतंकी हमले के नाम पर कौन लोगों ने हेमंत करकरे को मारा, ये सब लोग जानते हैं। तो भाजपा अपने आप में कैसी पार्टी है, ये सब लोग जान रहे हैं। चिराग पासवान आरोप लगाया कि जो 5 किलोमीटर अनाज मिल रहा है उसको इंडिया गठबंधन समाप्त करने की साजिश रखते हैं। कोई समाप्त नहीं कर रहा है। और न तो इंडिया गठबंधन ने तो पहले कही है कि देश के अंदर हम ये बात बता रहे हैं लोगों को कि आपको 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, आप इससे पहले के दौर को याद कीजिए। जनता को राशन भी मिलता था, किरासन भी मिलता था, महिलाओं को साड़ियां भी मिलती थी, धोती भी मिलता था, किताबें भी, कॉपी भी मिलती थी। एक समय में तो मिलता था जनता को। ये सब चीज आपने बंद कर दिया। आप 5 किलो राशन पे आ गए। और ये जो राशन 5 किलो जा रहा है, ये बंद किस चीज पे रहा है? इसके लिए गैस चाहिए, जिसको आपने बढ़ा करके 1300 कर दिया। इसके लिए सरसों का तेल चाहिए, जो 50 रुपए से बढ़ा करके आपने 150 का कर दिया। तो ओवरऑल गरीबों के खाने से, थाली से खाना घट रहा है, किचन का जो लागत है वो बढ़ रहा है। तो भाजपा को ये सब कहने का कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई जमीन नहीं है बनता है। आपके शहर बिहार शरीफ में आपका जाना पहचाना वही पुराना आर्यंस डांस एकेडमी अब नए अंदाज में खुल गया है, जहां बड़े हॉल में वेस्टर्न फोल्क, क्लासिकल, हिप हॉप, कंटेम्परेरी, सालसा, जुम्बा, एरोबिक्स आदि डांस का विधिवत एवं सर्टिफिकेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देर ना करें, आज ही अपना नामांकन कराएं। सीखने के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, तो हमारा पता नोट करें। आर्यंस डांस एकेडमी, हॉस्पिटल मोड़, टाउन हॉल के बगल वाली गली में, रांची रोड, बिहार शरीफ,